memiliki banyak karakter dalam ini Salerno merupakan makan rap, makan konten dari dalam kalangan orang baik selalu membantu olahraga kamar mat fokus baik selalu malam pada mandi apa yang terjadi tenang bersama susu
Oh, mami bangga कर रही हैं। ये समय अपना बदला लेने को। ओ मम्मी कहाँ जा रही हो? गधे पे बैठ के पंख ऑन करके अभी बदला लेता हूँ। ओए ये कौन कौन रे तू? ओहो, ये तो डांस करने लगी। बदला कैसे लिया जाएगा?
पिघलते उल्का का रहस्य। एक ऐसा रहस्य सुलझाना जो पूरी आकाशगंगा को डुबो सकता था। विरेलिया आकाशगंगा ने अपने समय में कई अजीब चीजें देखी थीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो अंतरिक्ष के बीच में ही पिघलने वाले उल्कापिंड जैसा हो। कैप्टन लायरा कैल अपने अंतरिक्ष यान इकारस नोवा के साथ सबसे पहले जेटा 4 की कक्षा में घूम रहे वैज्ञानिक स्टेशन से आए संकट संकेत का जवाब देने पहुंची। संदेश बहुत रहस्यमय था। यह पिघल रहा है। यह उल्कापिंड नहीं है। यह जिंदा है। मदद करें। जब लायरा और उसकी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने स्टेशन को पूरी तरह वीरान पाया। वह चुपचाप कक्षा में तैर रहा था। खिड़कियां अंदर की नमी से धुंधली थीं और दीवारों से पानी टपक रहा था। वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया वह वस्तु, जिसे पहले एक जमे हुए उल्कापिंड के रूप में समझा गया था, अब गायब थी। उसकी जगह एक चमकदार नीले तरल का पूल था जो जहाज की प्रणाली में रिस रहा था। डॉक्टर एलेन रो, जो इकारस की जेनोबायोलॉजिस्ट थी, ने स्कैन किया और कहा, यह पानी नहीं है। यह किसी प्रकार का चेतन हाइड्रोप्लाज्म है। यह बर्फ की नकल करता है जब तक उसे गर्मी महसूस न हो। फिर यह पिघलता है और फैलता है। यह ऊर्जा पर पलता है और बढ़ता है। लायरा ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम कह रही हो कि ये बुद्धिमान है? एलेन ने सिर हिलाया, हाँ, और खतरनाक भी। अगर यह किसी ग्रह की जल प्रणाली तक पहुंच गया तो यह अनियंत्रित रूप से फैल सकता है। इसकी आणविक संरचना इसे पूरे ग्रह को फिर से जलमग्न करने में सक्षम बनाती है, उसे पूरी तरह डुबो सकती है। इससे भी बुरा, इकारस नोवा की लॉग्स में दिखा कि यह उल्कापिंड फ्रैक्चर बेल्ट से आया था, एक ऐसा तारामंडल जिसे अब तक निर्जन समझा जाता था। अब यह स्पष्ट था, यह कोई सामान्य बर्फ का टुकड़ा नहीं था, यह एक जांच यंत्र था या शायद कोई हथियार। दल ने स्टेशन की अंतिम रिकॉर्डिंग को जोड़ा। स्टेशन के गायब होने से पहले वैज्ञानिकों ने उस हाइड्रोप्लाज्म की गतिविधियों में एक नमूना देखा था, घुमावदार रेखाएं जो किसी कोड का हिस्सा लगती थीं। एक संदेश। इकारस की भाषा विशेषज्ञ टीनार ने उसका अनुवाद किया। हमें बर्फ में कैद किया गया था। हम पिघलते हैं ताकि आजाद हो सकें। हमें बाढ़ याद है। हम उसे फिर लाएंगे। लायरा समझ गई, यह कोई सामान्य एलियन जीव नहीं था। यह एक प्राचीन अंतरिक्षीय त्रासदी का अवशेष था जो अधूरे काम को पूरा करने लौटा था। समय बहुत कम था। हाइड्रोप्लाज्म इंजन सिस्टम तक पहुंच चुका था। लायरा ने अपने दल को तुरंत जहाज छोड़ने का आदेश दिया। साल है 3055। अब बच्चों का सबसे बड़ा सपना है स्टारलाइट एकेडमी में दाखिला लेना। ये वो जगह है जहां ब्रह्मांड के सबसे होशियार और दयालु बच्चे चुने जाते हैं ताकि वो नई नई ग्रहों की खोज करें और परग्रही दोस्तों की मदद करें। कीकी कॉमेट आज फिर लेट हो गई है, लेकिन ये कोई आम स्कूल नहीं, ये है स्टारलाइट एकेडमी, जो धरती के ऊपर एक जेली बीन जैसे स्पेसशिप में तैर रहा है। आज का दिन खास है। प्रोफेसर बीम बीम एक बड़ा ऐलान करती हैं, बच्चों की पहली असली मिशन। उन्हें जाना है लूमा नाम के चांद पर, जहां की रोशनी गायब हो गई है और पौधे मुरझा गए हैं। टीम चढ़ती है अपने स्टारशिप स्नीकर्स पर, एक चमकदार जहाज जो इंद्रधनुषी धुएं की लकीर छोड़ते हुए सितारों के बीच उड़ता है।
लेकिन जब वे लूमा पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक ग्लम्पफ नाम का अजीब लेकिन उदास एलियन सारी चांदनी बोतलों में बंद कर रहा है। पर ग्लम्पफ बुरा नहीं है, वो बस अकेला है और अपनी चट्टानों के लिए एक सूरज बनाना चाहता है। कीकी और उसकी टीम मिलकर एक फ्रेंडशिप गार्डन बनाते हैं जहां धरती और लूमा दोनों के चमकते पौधे होते हैं। बदले में ग्लम्पफ चांदनी वापस छोड़ देता है और टीम का माली बन जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा रोशनी दयालुता से आती है, और हाँ, कभी कभी गुस्से वाले एलियंस को भी दोस्त चाहिए होते हैं। हरे भरे जंगल के बीच एक खूबसूरत मैदान में रहता था एक नन्हा सा खरगोश बंटी। बंटी बहुत प्यारा था, नर्म लेकिन थोड़ा डरपोक भी। जब बाकी जानवर खेलते और झूला झूलते, बंटी झाड़ी के पीछे से चुपचाप देखता। बंटी डरते हुए, अगर मैं गिर गया तो, अगर मुझे चोट लग गई तो। टीना कछुआ मुस्कराते हुए, बंटी हमारे साथ खेलो ना, झूला बहुत मजेदार है। बंटी, नहीं, शायद वो बहुत ऊंचा है। एक दिन चिकी गिलहरी पेड़ की एक पतली टहनी पर चढ़ गई और फंस गई। चिकी घबराकर, बचाओ, मैं नीचे नहीं उतर पा रही। सब जानवर घबरा गए। टहनी बहुत पतली थी और कोई ऊपर नहीं जा सकता था। और तभी बंटी ने हिम्मत दिखाई। बंटी डरते हुए, मैं छोटा हूं, शायद मैं चिकी तक पहुंच सकूं। टीना, क्या तुम सच में जा पाओगे? बंटी, बंटी, मैं डरता हूं, लेकिन चिकी को बचाना जरूरी है। बंटी ने धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पत्ते सरसराने लगे, हवा चलने लगी, सबकी नजरें उसी पर थीं। बंटी ने चिकी को धीरे से अपनी पीठ पर बैठाया और नीचे उतर आया। चिकी खुश होकर, तुमने मेरी जान बचा ली बंटी। सब जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, बंटी जिंदाबाद। टीना, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। बंटी मुस्कराकर, मैं अब भी डरता हूं, लेकिन मदद करना डर से ज्यादा जरूरी है। और उस दिन बंटी ने सबको सिखा दिया कि सच्ची बहादुरी डर से नहीं, दूसरों की मदद करने से आती है। अगर आपको बंटी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। वुडांग पर्वत की धुंध से ढकी घाटियों में, जहां कोहरे पेड़ों के साथ नृत्य करते हैं,
और प्राचीन तलवारें पत्थरों में सोई होती हैं, वहां एक एकांतवासी योद्धा रहता था, ली शेन, जिसे लोग फुसफुसाहटों में मौन तलवार कहते थे। ली शेन कभी वुडांग संप्रदाय का सबसे युवा शिष्य था, तलवारबाजी, शांति और छाया का मास्टर। वह बहुत कम बोलता था, पर उसकी तलवार स्पष्टता से बोलती थी। संप्रदाय में हुए एक विश्वासघात में उसके भाई की मृत्यु हो गई और उसी दिन ली शेन ने तलवार उठाना छोड़ दिया और युद्ध की दुनिया से गायब हो गया। लेकिन तलवारों की दुनिया में शांति अधिक दिन नहीं टिकती। नीचे की घाटी में एक अत्याचारी योद्धा, झाओ जियान, उठ खड़ा हुआ था। वह गांवों को गुलाम बना रहा था और प्राचीन मंदिरों से पवित्र ग्रंथ चुरा रहा था। बाइहुआ गांव के लोग, जो कभी वुडांग की रक्षा में थे, अब मदद के लिए पुकार रहे थे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिवाय एक छोटे से लड़के के, जो एक किसान का बेटा था, और वह मौन तलवार की तलाश में वुडांग पर्वत चढ़ गया। कृपया, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आपने पहले हमारी रक्षा की थी। मेरी माँ अब नहीं रही। मेरे पिता को ले जाया गया। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ली शेन ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात वुडांग की रातों में तारे कुछ ज्यादा चमक रहे थे। सुबह होते ही लड़का बांस के झुरमुटों में हवा की धार जैसी आवाज से जागा। पर्वत के किनारे पर ली शेन खड़ा था, फिर से वुडांग की पोशाक में, और उसकी पीठ पर वह पौराणिक तलवार चिंगफेंग, जो 10 वर्षों से शांत थी, अब एक उद्देश्य के साथ चमक रही थी। 3 दिनों में वह झाओ जियान के किले में ऐसे उतरा जैसे कोई परछाई। कहा जाता है कि वह युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। झाओ जियान की तलवार उसके वार से पहले ही टूट गई। ली शेन बिना किसी खरोच के वहां से चला गया और गांव वालों ने देखा कि उनके अपनों को सूरज उगने से पहले ही मुक्त कर दिया गया। फिर एक बार वह धुंध में गायब हो गया, पीछे केवल एक हवा में उड़ता फुसफुसाहट छोड़ गया। न्याय चिल्लाता नहीं, वह वार करता है और आगे बढ़ जाता है। वुडांग पर्वत की धुंध से ढकी घाटियों में, जहां कोहरे पेड़ों के साथ नृत्य करते हैं और प्राचीन तलवारें पत्थरों में सोई होती हैं, वहां एक एकांतवासी योद्धा रहता था, ली शेन, जिसे लोग फुसफुसाहटों में मौन तलवार कहते थे। ली शेन कभी वुडांग संप्रदाय का सबसे युवा शिष्य था, तलवारबाजी, शांति और छाया का मास्टर। वह बहुत कम बोलता था, पर उसकी तलवार स्पष्टता से बोलती थी। संप्रदाय में हुए एक विश्वासघात में उसके भाई की मृत्यु हो गई और उसी दिन ली शेन ने तलवार उठाना छोड़ दिया और युद्ध की दुनिया से गायब हो गया। लेकिन तलवारों की दुनिया में शांति अधिक दिन नहीं टिकती। नीचे की घाटी में एक अत्याचारी योद्धा, झाओ जियान, उठ खड़ा हुआ था। वह गांवों को गुलाम बना रहा था और प्राचीन मंदिरों से पवित्र ग्रंथ चुरा रहा था। बाइहुआ गांव के लोग, जो कभी वुडांग की रक्षा में थे, अब मदद के लिए पुकार रहे थे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिवाय एक छोटे से लड़के के, जो एक किसान का बेटा था, और वह मौन तलवार की तलाश में वुडांग पर्वत चढ़ गया। कृपया, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आपने पहले हमारी रक्षा की थी। मेरी माँ अब नहीं रही। मेरे पिता को ले जाया गया। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ली शेन ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात वुडांग की रातों में तारे कुछ ज्यादा चमक रहे थे। सुबह होते ही लड़का बांस के झुरमुटों में हवा की धार जैसी आवाज से जागा। पर्वत के किनारे पर ली शेन खड़ा था, फिर से वुडांग की पोशाक में, और उसकी पीठ पर वह पौराणिक तलवार चिंगफेंग, जो 10 वर्षों से शांत थी, अब एक उद्देश्य के साथ चमक रही थी। 3 दिनों में वह झाओ जियान के किले में ऐसे उतरा जैसे कोई परछाई। कहा जाता है कि वह युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। झाओ जियान की तलवार उसके वार से पहले ही टूट गई। ली शेन बिना किसी खरोच के वहां से चला गया और गांव वालों ने देखा कि उनके अपनों को सूरज उगने से पहले ही मुक्त कर दिया गया। फिर एक बार वह धुंध में गायब हो गया, पीछे केवल एक हवा में उड़ता फुसफुसाहट छोड़ गया। न्याय चिल्लाता नहीं, वह वार करता है और आगे बढ़ जाता है।